The exercise we are starting is 5.4 exercise is this, lightly visible here. 5.4 optional exercise. This exercise is must to do. Which terms of AP 121, 117, 113 dash 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 is its first negative term? See, first term, if you denote by A, then you feel value of A equal to 121. You use value of first term, usually you take in the form of A, as use it as a symbol A. A की वैल्यू आपके पास आ गई 121. अब आप देख रहे हैं T सेकेंड माइनस T फर्स्ट -4 आ रहा है, T थर्ड माइनस T सेकेंड जब करते हैं तो भी -4 आ रहा है, तो AP वेरीफाई हो गई। हालांकि हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द AP, यानी AP तो गिवन ही है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो T सेकेंड माइनस T फर्स्ट है, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव होने के कारण ही डिक्रीज हो रहा है। A और D आपके पास आ गई। अब हमने मान लिया वो nth टर्म है, nth टर्म है, जो हम nth टर्म है जिसको हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान लेंगे। Tn कह लो, जैसे इसने हिंट दे रखा है An मान लिया इसने, मैंने Tn कह दिया। वन एंड द सेम थिंग, यू आर सेइंग इट एज Tn और An, वन एंड द सेम थिंग। एनी डाउट? तो Tn मान लिया हमने या An मान लिया, वो लेस देन 0 होगी, उसके अकॉर्डिंग हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है An या Tn फार्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वो आप अप्लाई करेंगे, A और D की वैल्यू पुट करेंगे, लेस देन 0 पुट करेंगे तो सोल्व कर पाएंगे। सो आई थिंक दिस इज बेटर क्लिक, तो इसको हम यूज करते हैं। तो आपको वैल्यू मिली, A की वैल्यू 121, D की वैल्यू -4, D की वैल्यू -4, और हमने मान लिया n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। nth टर्म जो है वो पहली नेगेटिव टर्म होगी, यानी Tn या An से आप शो कर सकते हो। तो हमने n फाइंड आउट करना है, सिंपल। तो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन हियर। क्या लिखा है बेटा? 121, 117, 113, पहली वैल्यू A की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में A लिया इक्वल टू 120, कॉमन डिफरेंस -4। तो रिजल्ट क्या हुआ? A और D आपको मिल गया। आपने मान लिया कि n की वैल्यू है जिससे हमें फाइंड आउट करना है, वो n की वैल्यू हमें बताएगी कि Tn इक्वल इज लेस देन 0। Tn का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 121 और D की वैल्यू -4 पुट की। -4 से अंदर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये बनेगा 121 -4n प्लस 4। इस स्टेप को सिर्फ ध्यान से देखना है, माइनस से क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर साइन चेंज होंगे, अवेयर रहना है ये स्टेप करते हुए। तो अब हमें यहाँ से -4n राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो प्लस का 4n बन जाएगा। मैं नेगेटिव साइन अवॉइड करना चाह रहा हूँ, तो हमने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड में ले 4n, और इधर क्या हुआ 121 प्लस 4 125 लिख दिया। तो इससे क्या आया 125/4 लेस देन n का। इसका मतलब क्या है? n इज ग्रेटर देन 31.25। हमें n वो चाहिए नेचुरल नंबर जो कि जस्ट बड़ा होना चाहिए 31.25 से।
तो नेचुरली n की वैल्यू आ गई 32। तो 32nd टर्म आप निकालोगे वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए नहीं बोला गया, आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। आपको एक्सटेंडेड क्वेश्चन मिल सकता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, वो आपको कहेगा फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी n की वैल्यू निकालने के बाद T32 भी सोल्व करना होगा, T32 भी सोल्व करना होगा। ओके, T32 यानी A+31D को सोल्व करके आंसर भी देना होगा अगर पूछेगा तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन बट टाइप। एनी डाउट अबाउट दिस क्वेश्चन प्लीज? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो शेयर कर सकता है। सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, सभी कंसंट्रेशन से बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझोगे आप, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, फॉरगेट आपको समझ में आया था या नहीं। मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले 121 लिखा हुआ है, उसके बाद 117 लिखा हुआ है, 113 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में इसको एपी पहले से ही कह दिया गया। हमें पता लगा, हमने ऑब्जर्व किया कि बड़ी वैल्यू पहले है, आगे बढ़ते बढ़ते वैल्यू माइनस होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी ये वैल्यू जीरो की ओर नियरेस्ट पहुंचेगी। जब ये कम हो रही है तो जीरो के नियरेस्ट पहुंचेगी। हमने बताना है कि इस जीरो के जो बीच में जीरो आता है उसको जंप कब करेगी, कौन सी टर्म होगी जब ये नेगेटिव बन जाएगी, कौन सी टर्म होगी जब ये नेगेटिव बन जाएगी, ये बताना है। हमें बताना है कि n की कौन सी वैल्यू होगी जब ये टर्म कम होते होते नेगेटिव बन जाएगी। आप देख रहे हो 121 पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू 117 है, 4 कम हो गई, अगली फिर 4 कम हो गई। तो हमने देखा कि डिक्रीज तो हो रही है, नेचुरली डिक्रीज होते 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 जीरो नहीं आएगा, मैं नहीं कह रहा जीरो आएगा, मैंने कहा जीरो के नजदीक पहुंच जाएगी। तो नेचुरली जब जीरो नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, सारे ऑड नंबर है, तो जीरो तो ऑड नंबर में आता नहीं है, तो ये जीरो तो इसका मेंबर होगा नहीं, लेकिन जीरो के नजदीक तो होगा। जीरो के बाद नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएंगी, जब माइनस इसमें ऐड करते जाओगे आप, -4 ऐड करते जाओगे, तो एक स्टेज आएगी जब ये नेगेटिव टर्म देना शुरू कर देगी। हमने कहा सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, हमने कहा Tn मान लेते हैं वो होगी, हमने कहा Tn लेस देन 0। एनी डाउट? क्वेश्चन समझ में आ गया अब? यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये हमें यहाँ पे n की n को वैल्यू 32 कुछ भी क्यों? हो सकती है। सॉरी, हाँ जी, रिपीट योर सर क्वेश्चन। हमने n को 32 क्यों लिया, कुछ और भी तो ले सकते थे। नहीं बेटा, n क्या है, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, और यहाँ पर 31.25 के तुरंत बाद 32 ही आता है। सब 31.25 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 32 ही है, और क्या लोगे आप बताओ मुझे? 33, 34, सर 35? हमें कैसे पता चलेगा कि उससे बड़ा होगा? ये हो सकता है वो भी उससे छोटा हो। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, यहाँ देखो, हमने यहाँ से देखा, ये सोल्व किया है, ये Tn लेस देन 0 समझ में आया आपको? Tn लेस यस। देन 0 समझ में आया आपको? हमने Tn लेस देन 0 को सोल्व किया और हमने पाया कि सिंप्लीफाई करते करते पाया कि n जो है ग्रेटर देन 31.25 है, यानी 31.25 के बाद का जो नेचुरल नंबर है वो है n। हमने कहा वो तो 32 होगा। तो हमने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया, हो सकता है कभी छोटा कभी बड़ा, वो बातें अलग है, आएगी, लेकिन ग्रेटर हमेशा आएगा, ग्रेटर हमेशा आएगा किसी फ्रैक्शन से। तो नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर होगा वो लेंगे हम।
एनी डाउट? समझ में आया? नो सर, यस सर, आ गया। अब मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन अभी नया फ्रेम करता हूं और मैं रिस्पॉन्स आपसे चाहता हूं। मैं इस सबको रब कर दिया, मैं इसी क्वेश्चन को नया क्वेश्चन में फॉर्म कर देता हूं और मैं चाहता हूं आप रिस्पॉन्ड करें। ओके, मैं कहता हूं कि मान लीजिए नया एक क्वेश्चन आपने सप्लीमेंट्री करना है। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया -121, -117, -113 और आपसे पूछा फर्स्ट नेगेटिव नहीं पूछा, फर्स्ट पॉजिटिव पूछा, फर्स्ट पॉजिटिव पूछा है। आप कैसे करेंगे? नाउ प्लीज एक्सप्लेन। आप देख रहे हो -121, -117, -113, ये लेफ्ट टू 0 की ओर जा रहा है, पहले राइट टू 0 की ओर आ रहा था जब पॉजिटिव था। यस सर नो? अब बढ़ रहा है 121 नेगेटिव का, बढ़ रहा है तो 0 के नजदीक पहुंचेगा। एक स्टेज आएगी जब 0 को क्रॉस कर जाएगा, तो 0 को क्रॉस कब करेगा हमने बताना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो हेल्प कर सकते हो आप, मुझे हेल्प कर सर सकते वो हो? +4 हो जाएगा और वो -D+4 हो जाएगा और A -121 हो जाएगा। यस, के बाद आगे सेम ही रहेगा। ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया मैंने, आप कंप्लीट करोगे। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बाकी कैलकुलेशन है, माइनस से माइनस तो हटता रहेगा। सोल्व करके सेम n = 32 ही आएगा, केवल वह क्वेश्चन चेंज हो गया, आंसर चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन चेंज हो गया, आंसर चेंज नहीं हुआ। उसी तरह से आपने उसी ट्रैक पे चलना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इसको सोल्व करोगे तो a की वैल्यू तो माइनस की आ गई और d की वैल्यू आ गई +4, d की वैल्यू आ गई +4। अब यहाँ a की जगह तो आप -121 पुट करोगे, यहाँ d की जगह प्लस कर दोगे। जब इसको प्लस करोगे तो ये प्लस का है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का। अब क्योंकि -121 है तो ये -125 आ जाएगा, है ना, और +4n आ जाएगा। यस सर नो? -125 +4 आया। तो अब आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे और n की वैल्यू, अब आप बीच का सिंबल भी तो चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर <0 है, आपने कौन सा सिंबल लगाया? <0। बोलो यस सर नो? सब जगह सिंबल भी तो चेंज हुआ ना। ये आपने करना, बीच में नहीं करना, मैं बस इतना हिंट दे दिया, काफी है। यू विल कंप्लीट। समझ आ गया सबको? यस सर। लास्टली आप सेम पाएंगे, n > 31.25, यानी n = 32। सेम आंसर होगा, सिर्फ चेंज होगा, a की वैल्यू -121 आ गई, d की वैल्यू +4 आ गई, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी अलग होगी, नेट रिजल्ट सेम आएगा। 32nd टर्म इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म आएगा इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में। कर पाएंगे अपने आप? सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि अगर हमें पता ना चल रहा हो हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, हम इसको चेक करने के वे में भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, चेक करने के लिए आप 32nd टर्म निकाल के वेरीफाई करोगे तो भी नेगेटिव आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, वहाँ नेगेटिव आएगी। तो आप चेक कर उस तरह से कर सकते हो, लेकिन सोल्व तो यही करना पड़ेगा, सोल्व तो यही करना पड़ेगा, वो नंबर तो इसी के हैं। ओके, लेट मी मूव सेकंड क्वेश्चन। एग्रीड? सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6। क्या मतलब है बेटा? थर्ड टर्म मीन्स T3 प्लस सेवंथ टर्म मीन्स T7, इन दोनों का सम, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म्स का सम दे रखा है आपको 6। ये पहली कंडीशन हो गई।
sum of third and seventh terms of an AP is 6 और इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, P थर्ड multiplied by P7 is equal to 8. Any doubt? ये दो कंडीशन दे रखी हैं, आप क्या कहेंगे, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस मान लेंगे, तो ए टी थर्ड क्या होगा, इट विल बी ए प्लस 2d, P7 क्या होगा, ए प्लस 6d, दोनों में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जो मैंने बताया वही यहाँ किया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको थर्ड टर्म प्लस सेवंथ टर्म इक्वल टू 6। ओके, तो थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d, थर्ड टर्म का मीनिंग a प्लस 2d, सेवंथ टर्म का मीनिंग a प्लस 6d। यहाँ फार्मूला लगा दिया। ऑफ कोर्स पहले बीच में मैंने आपको बताया, आपने मान लिया a और d a फर्स्ट टर्म है और b कॉमन डिफरेंस है, आप मान लोगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, हम हर बार मान कर चलते हैं, मेंशन करेंगे जरूर। अच्छा, अब जैसे ही पुट किया हमें 2a प्लस 8d इक्वल टू 6 मिल गया, a प्लस 4d इक्वल टू 3 आ गया, तो a इक्वल टू 3 माइनस 4d आ गया, a की वैल्यू 3 माइनस 4d आ गई। एनी डाउट? a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? पहली कंडीशन को यूज किया मैंने, सेकंड को अभी चर्चा भी नहीं की। पहली कंडीशन को सिंप्लीफाई करते ही एक इक्वेशन आ गई आपके पास, पहली कंडीशन से एक इक्वेशन आ गई, और दूसरी कंडीशन में भी यही करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 6d। इसमें a की वैल्यू 3 माइनस 4d पुट कर देंगे, a की वैल्यू 3 माइनस 4d पुट कर देंगे, 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 3 माइनस 2d, पहली ब्रैकेट में देखो, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आएगा, d लगा रहा था, माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 आया, प्लस 2 यहाँ लिखा आपने, तो 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d। बाय चांस सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने अप्लाई किया, ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9 लिख दिया, बी स्क्वायर मीन्स 2d का स्क्वायर मीन्स 4d स्क्वायर लिख दिया, 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, यहाँ से 4d स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, 9 माइनस 8, 4d स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो d स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 4 होगा, तो d की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 बाय, क्योंकि बेटा जब स्क्वायर लेते हैं तो प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लेने लगते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारे सामने होती हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। नी डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? आपने d की वैल्यू निकाल ली, अब d की दो वैल्यू हैं, तो d की दो वैल्यू से दो अलग अलग आंसर आएंगे। एक बार जब d 1/2 लेंगे तो a की वैल्यू अलग आएगी, देखो जब आप प्लस 1/2 लोगे तो a की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4 इंटू 1/2, कैंसिल हुआ 2, 3 माइनस 2 1, a की वैल्यू 1, तो एक सोल्यूशन ये आया, d इक्वल टू प्लस 1/2, a इक्वल टू 1, ठीक है, एक तो ये आया, सॉरी, ठीक है। ओके, एनी डाउट? तो दूसरा जब आप d को माइनस 1/2 पुट करोगे तो आप पाओगे, जैसे ही यहाँ d को माइनस 1/2 पुट करोगे क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी जब d माइनस 1/2 होगा। तो दो केस आ गए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/2, या दूसरा केस क्या आया, दूसरा केस आया a इक्वल टू 5, d इक्वल टू माइनस 1/2।
अब इन दोनों वैल्यू के लिए S16 दो अलग अलग आंसर फाइंड आउट करने हैं। ये दोनों पॉसिबल होंगे, एक आंसर 76 आ जाएगा, एक -20 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b यूज करना। एनी डाउट? Share with me where you are left having any problem. Should I proceed or any problem you want to share? What should I consider? सर एक बार लास्ट पार्ट दोबारा बताना। लास्ट पार्ट में जो d की वैल्यू बेटा, ये जब आपने d सोल्व किया ना तो वो आया एक 1/2 प्लस का भी हो सकता है, 1/2 माइनस का भी हो सकता है। हमने देखा कि जो a की वैल्यू है वो ये है, a की वैल्यू है 3 - 4d, ये वाली a इक्वल टू 3 - 4d। जब आप d को 1/2 यहाँ पुट करोगे बेटा, 4 का हाफ करोगे तो 2 आएगा ना, 4 इंटू 1/2 करोगे तो 2 आएगा ना। जब 3 में से 2 माइनस करोगे तो a की वैल्यू आएगी 1, a की वैल्यू आएगी 1। और जब आप d को -1/2 पुट करोगे तो a की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी? a की वैल्यू निकालोगे आप 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। 4 का हाफ क्या आया था? 2 आया था। यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस हो रहा है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आई? 5 आई। a की वैल्यू 5 आई। किसमें पुट किया? इसमें पुट किया मैंने। a की वैल्यू निकालने के लिए d को -1/2 पुट किया। जैसे ही d को -1/2 पुट करोगे, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, 4 का हाफ करोगे 2, तो 3 + 2 5 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 5। तो दो आंसर हमारे पास निकलेंगे। जब a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1/2 होगी, और दूसरा जब a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -1/2। तो दोनों से हमने S16 का फार्मूला लगाया, 16/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 1, 15d, d की वैल्यू 1/2। सोल्व किया एलसीएम लेकर, ये आया 4 इंटू 19 76। और दूसरा जब आपने a को लिया 5 और d को लिया -1/2 और सोल्व किया तो आंसर आया नेगेटिव -20। हालांकि आपके आंसर में ये +20 लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लेना है। एनसीईआरटी बुक की बैक में जो आंसर दिया हुआ है वहाँ +20 लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लेना है। इट इज -20। एनी डाउट? आप क्लियर हो गया बेटा? गरिमा? यस सर। So should I move to next question or any queries there? हाँ जी, बोलो सर, बोलो। एक बार a की वैल्यू 1 आई है, एक बार a की वैल्यू 5 आई है, तो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? हम दो केसेस में अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं। हमने कहा दोनों पॉसिबल है, दोनों प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम दोनों में से एक को रिजेक्ट कर सकें, इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटीज उसके सामने रख दी कि भाई या तो अगर हम या तो सम ऑफ 16 टर्म्स 76 आएगा, या फिर सम ऑफ 16 टर्म्स -20 आएगा। अब प्रैक्टिकली कोई केस ऐसा दे रखा हो जहां सम नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास एक कारण होगा ये कहने का कि आंसर 76 आएगा। क्यों? हम उसको उस रीजन से कनेक्ट करके कहेंगे कि भाई सम ऑफ 16 टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं हुई, इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटी बराबर मानकर चल रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये दोनों पॉसिबल आंसर हैं, दोनों हो सकते हैं। That's all.
Okay, Okay, sir. so let us move to next question, which is again very interesting, very important and wonderful question to do. इंटरेस्टिंग, ये पांचों क्वेश्चन मास्टर्ड करने हैं बेटा, ऑप्शनल एक्सरसाइज। हालांकि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि भाई ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट डोंट कंसीडर दैट, यू आर टू डू। देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक लैडर है जिसमें ladder has 20 rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट, रंग्स लगे होते हैं सीढ़ी पे, ये रंग्स लगे होते हैं, दो रंग्स के बीच का जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर है। हर दो रंग के बीच में, हर दो स्टेप्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, ऐसा वो बता रहा है। ये भी 25 सेंटीमीटर है, नीचे भी 25 सेंटीमीटर है, ऊपर लास्ट 25 सेंटीमीटर हर एक दो के बीच में है। ओके, तो आप देख रहे हैं पहले कंडीशन उसने ये दी कि भी आपस में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और दूसरी कंडीशन उसने ये की रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। 45 सेंटीमीटर है, फिर कम होती जा रही है। पहले लेंथ जो शुरुआत में फर्स्ट रंग की है वो 45 सेंटीमीटर है, और जो आखिरी है वो 25 सेंटीमीटर। अब हमारी मर्जी है, हम ए को 25 माने, एल को 45 कहें, या हम ए को 45 माने, एल को 25 कहें। इट इज आवर चॉइस, क्योंकि वो ये मानकर चल रहा है, यहाँ ये लिखा हुआ बेटा रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, ये लाइन शो कर रही है वो एपी में है। डिक्रीज यूनिफॉर्मली, हर बार बराबर साइज का चेंज होता है, हर बार बराबर साइज की लेंथ उसकी चेंज होती है, ये शो कर रही है। रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ का मतलब वो एपी में है। समझ में आया आपको? रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली यानी हर दो लेंथ का डिफरेंस सेम होगा। डिक्रीज हो रही है, पहले से कम हो रही है, जितनी कम हो रही है हर बार बराबर हो रही है। ये मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? एक जैसा, यानी गैप एक जैसा होगा, उनकी जो लेंथ का डिफरेंस होगा वो एक जैसा होगा, यानी वो एपी है। समझ में आया? यानी आपको एक एपी दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म आप 25 ले सकते हो, तो लास्ट टर्म 45 लोगे, या वाइस वर्सा भी कर सकते हो। अगर आप 25 ए ले रहे हो, लास्ट टर्म 45 ले रहे हो, कॉमन डिफरेंस को डी मान रहे हो। अब एन निकालने के लिए हमारे पास दे रखा है बेटा ये दोनों के बीच में, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में जो गैप है वो 2.5 मीटर है, यानी 250 सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर है। अब एक सेकंड के लिए कंसंट्रेट करना, अपनी रूटीन से हटकर डबल कंसंट्रेशन आपकी हो जानी चाहिए मेरा ये स्टेप समझने के लिए। देखो बेटा, जब गैप 25 सेंटीमीटर है तो रंग कितने हैं? दो है ना। एक बार 25 लिया तो दो रंग है कि नहीं? दो बार 25 लिया तो तीन रंग हो गए कि नहीं? बोलो यस सर नो। यस सर। एक गैप की बात कर रहे हैं तो एक फालतू रंग है ना, जो स्टेप है एक फालतू है ना। जब दो बार 25 ले रहे हैं तो तीन रंग हो गए, तीन बार लेंगे तो चार रंग हो जाएंगे, चार बार लेंगे तो पांच रंग हो जाएंगे। हमने देखना है ऐसे 25 कितनी बार आएंगे। हमने कहा टोटल 250 है, इसको जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे गैप 10 बार आएंगे जी। ऐसे गैप कितनी बार आएंगे? 10 बार आएंगे जी। अगर ऐसे गैप 10 बार आ रहे हैं तो हमारी रंग्स कितने हो गए? 11। 11। 11।
यानी n की वैल्यू हो गई 11, n की वैल्यू हो गई 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, n की वैल्यू हो गई 11। समझ में आया? सर ये 250 कहाँ से आया? 2.5 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया बेटा, सॉरी आई हैव नॉट रिटन, तभी आपको पूछना पड़ा। मैंने ये क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, 2.5 मीटर को 250 सेंटीमीटर लिख दिया। मैं लिख सकते हैं कि नहीं? 250 सेंटीमीटर को 25 से डिवाइड किया। योर क्वेश्चन इज जेन्युइन बिकॉज आई हैड रिटन 250 बट नॉट रिटन सेंटीमीटर। ना ही, सॉरी मैंने जल्दी में बोला। इट इज 2.5 मीटर मीन्स 250 सेंटीमीटर। हमने कहा टोटल गैप 250 सेंटीमीटर है, हर दो रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर है। हमने देखा कितने गैप बनेंगे ऐसे, 250 को 25 से डिवाइड किया, हमने कहा 10 गैप बनेंगे। 10 गैप हैं तो टर्म कितनी बनेगी? 11 बनेगी। 11। तो पता लगा ए की वैल्यू 25 है, एन की वैल्यू 11 है और एल की वैल्यू 45 है। या वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप, इसको ए मानोगे उसको एल मान लोगे, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया बेटा? इसको अब देखें सोल्यूशन, चलें सोल्यूशन की ओर। सर वैसे प्रॉपर ऐसा करना चाहिए ना कि हम A25 को ले। आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, एक ले सकते हो। नहीं, A20 आपने कहा था ना कि नेगेटिव नहीं लेते क्या नेगेटिव नहीं लेते? कोई डी भी। नेगेटिव कहाँ ले रहे हैं? डी नेगेटिव, अगर आप 45 से 25 की तरफ जाओगे तो डी नेगेटिव आएगा। अब आप 25 से 45 की तरफ बढ़ोगे, यानी उसकी लैंग्वेज के हिसाब से चल रहे हो तो आप A45 लेना चाहिए। लेकिन आप अगर आपके माइंड में 25 स्ट्राइक कर गया तो आप 25 ले लो, हमें क्या फर्क पड़ता है? दोनों तरफ से एपी है भाई, इधर से इधर जाओ तो भी एपी है, इधर से इधर जाओ तो भी एपी है। हमारी मर्जी है, हम दोनों तरफ से कंफर्टेबल हैं। देखते हैं सोल्यूशन में कैसे किया। देखो देखो बेटा, सिंस डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स 250 सेंटीमीटर हो गया, मैंने आपको बताया 2.5 मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया, और हर दो पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 25 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ गैप्स 10 आ जाएगा। बोलो, यही मैंने समझाया आपको अभी, नंबर ऑफ गैप्स यस सर। 10 आ गया। तो नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे? 11 होंगे, क्योंकि एक बार गैप है तो 2 रंग हैं, 2 बार गैप है तो 3 रंग हैं, इसी प्रकार 10 बार गैप होगा तो 11 रंग होंगे, तो एक फालतू होगा। तो एन की वैल्यू 11 आ गई। हमने कहा फर्स्ट टर्म को 25 ले लिया और लास्ट टर्म को 45। हमें डी की जरूरत नहीं पड़ रही, आप ए प्लस एल लिखो या एल प्लस ए लिखो, फर्क पड़ेगा कोई क्या? S11 निकालना है तो आंसर क्या होगा? 11/2 इंटू ए प्लस एल। किसी एक को ए दूसरे को एल लिखो, कम्यूटेटिव होते हैं कि नहीं आपस में? क्या फर्क पड़ता है? ठीक है कि नहीं? मैंने कहा था ना दोनों तरफ से एपी यस है, सर। तो ए प्लस एल लिखो, एल प्लस ए लिखो, तो दोनों बराबर हैं, एडिशन में कम्यूटेटिव होता है। तो सोल्व करके आया 385 सेंटीमीटर रिड्यूस टू 3.85 मीटर। समझ आ गया बेटा सबको? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। समझ आ गया बेटा? यस सर। Should I move to next question? तो सर अब आपने इसका आंसर मीटर में क्यों निकाला? क्वेश्चन रिपीट करना आपने, प्लीज रिपीट इसका योर आंसर मीटर में। मीटर में क्यों लिखा है? नॉर्मली बेटा यूनिट के हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं, 385 सेंटीमीटर रहने दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीटर भी तो दिया ही हुआ है ना, 2.5 मीटर दिया हुआ है ना, 2.5 मीटर, तो मैंने मीटर में चेंज कर दिया। आप सेंटीमीटर में छोड़ दो, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन यूनिट साथ लिखने की हैबिट होनी चाहिए आपकी। देखा मैंने एक बार मिस किया था, एक बार मिस किया ना सेंटीमीटर, तो क्या आपका क्वेश्चन उठ कर आया कि ये 250 कहाँ से आया? तो ये वैल्यू होती है यूनिट लिखने की, यूनिट को इग्नोर नहीं करना। जहां हम यूनिट इग्नोर करते हैं
तो सेंस बदल जाती है, सामने वाले को सोचना पड़ता है, जहां टीचर को रुकना पड़ गया वहां के नंबर कटने शुरू। कीप इन माइंड। चलें आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बेटा, बोर्ड के पेपर में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। नो, क्वेश्चन क्या है बेटा, बड़े ध्यान से समझना है। मैंने कहा पूरी एक्सरसाइज ही एक से एक टाइप्स दे रखे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं ये। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, योर कंसंट्रेशन शुड बी 200% रेडी। स्टार्ट करें। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्युटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी 1 से स्टार्ट हुआ, 1 के बाद हाउस नंबर 2, उसके बाद हाउस नंबर 3, लिखा हुआ है कहाँ तक, 49 तक। भाई 49 तक लिखा हुआ है, तो इसके बीच में कोई ना कोई एक्स तो आएगा ना, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। कोई ना कोई हाउस नंबर एक्स होगा कि नहीं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। उससे पहले वाला कौन सा होगा, प्लीज टेल मी। 3 से पहले कौन सा है, 2, x minus 1, x minus 1, x minus 1। उसके बाद वाला कौन सा होगा, x plus 1, x plus 1, प्लस 1। सॉरी, उसके बाद वाला होगा x plus 1, यानी ये सीक्वेंस बन गई है आपके पास हाउस नंबर की। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो और इसको यूज करते हैं, मैंने क्यों लिखा अब आपको समझ में आएगा। शो दैट देयर इज ए वैल्यू x सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस प्रीसीडिंग इट, x से पहले के जो हाउसेस हैं उनका सम, इन सबको ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + so on + x - 1, इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, जो इसके बाद आ रहा है उन सब हाउस के नंबर्स को जब ऐड करोगे, यानी x + 1 से लेकर 49 तक, यानी x + 1 + x + 2 + x + 3 + 40 so on 48 + 49, इन सबका सम और इन सबका सम आपस में बराबर होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस कंडीशन का यूज करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गया, समझ आ गया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से सॉल्यूशन का इंटर रिलेशन समझ में आ गया। सर अगर वो दोनों सेम हो गए तो x की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है बीच में एक हाउस नंबर ऐसा आएगा जिसके पहले वाले सारे हाउस नंबर्स को जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है उसके बाद वाले सारे हाउस नंबर्स को जोड़ने पर भी सेम आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है। हमने कहा वो बीच में अगर x है तो x से पहले वाला नंबर x - 1 है, x के बाद वाला x + 1 है। हमने कहा 1 से लेकर x - 1 तक का सम जो है वो बराबर होगा इसके x + 1 से लेकर 49 तक के सम के। ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मुझे दोबारा डिस्कस करो। यस सर, आ गया। इतना समझ आना चाहिए, उसके बाद बहुत एक बार सिंपल है। दोबारा समझा दो। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ क्योंकि समझने में थोड़ा सा, चलो मैं सोल्यूशन में भी एक बार रिपीट करूंगा ना बेटा, वहां रुक के सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार सोल्यूशन पे चलते हैं, मैं इसी को सारे को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा बेटा वहां। देखो हाउस नंबर इस प्रकार दिए हुए हैं 1 2 3 x - 1 x + 1, ये हाउस नंबर लिखे हुए हैं हमने। ऐसे चलेगा 47 48 49 सभी बीच में आ रहे हैं।
अब लिख क्या रहा है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने सारा वही का वही लिखा। उसने कहा सम ऑफ नंबर प्रीसीडिंग एक्स, वो नंबर जो एक्स से पहले थे उन सब का सम, जो नंबर एक्स से पहले थे उन सब का सम इक्वल टू है सम ऑफ नंबर फॉलोइंग एक्स, वो सब नंबर जो एक्स के बाद हैं, फॉलो कर रहे हैं जो एक्स को, जो एक्स के आगे बढ़ रहे हैं, फॉलोइंग एक्स। यानी मैंने कहा भाई ये तो 1 से लेकर x माइनस 1 तक का सम होगा। मैंने लिख दिया 1 + 2 + 3 + so on + x - 1 होगा। यस सर नो? लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई। फॉलोइंग एक्स यानी एक्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, x + 1। मैंने कहा x + 1, उसके बाद x + 2, फिर उसके बाद x + 3। मैंने लिख दिया x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 so on + 47 + 48 + 49, इन सब का सम इन सम के बराबर गिवन है। सर हाँ जी, सर सम ऑफ नंबर फ्लोइंग एक्स, तो इसमें एक्स भी तो आना चाहिए ना? नहीं, उसने क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है एक्स की कोई बात नहीं, उस नंबर से पहले वाले का सम और उसके बाद वाले का सम, वो खुद कहीं नहीं आ रहा, दोनों से बच रहा है, दोनों से बच रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने लिखा है प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग। प्रीसीडिंग में खुद काउंट नहीं होता, कहते हैं ना एक नंबर से पहले कितने नंबर हैं और एक नंबर के बाद में कितने नंबर हैं, ये कहा हुआ है। पहले वालों का सम किसके बराबर है, बाद वालों का सम आपस में बराबर है, यानी उस नंबर को तो लेना ही नहीं हमने। हमने x - 1 तक लिया और x + 1 से शुरू करके 49 तक लिया, x को नहीं लेना। समझ गए? ओके सर। अब आप यस ध्यान सर। से, अपना इंटरेस्टिंग मोड में है, यहीं तक समझना था, आगे तो बहुत इजी है बेटा। 1 से लेकर x - 1 तक का सम का मतलब ऐसे x - 1 हुआ कि नहीं? यस यस सर। सर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये 1 से लेकर S49 अगर हम लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 49 तक सबका सम S49 होगा। इसमें हमें सम ऑफ एक्स टर्म्स काटने हैं, हटाने हैं, तभी x + 1 से लेकर 49 तक का सम आएगा ना? बोलो। सारे 1 to 49 सम में से अगर हम पहले x टर्म्स का सम माइनस कर देते हैं तो बाकी जो बचेगा वो x + 1 से लेके 49 तक का सम बचेगा कि नहीं? यस सर। तो क्योंकि इसमें हमें फार्मूला इजीली एक ही फार्मूला लग रहा है, इसीलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास रूट अलग भी है, ये बेस्ट है। हमने कहा एक्स, अब आपको एस एन का फार्मूला आपके पास होता है बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2। ओके, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। 3 बार यूज करना है, एक बार एस x - 1 में, एक बार S49 में और एक बार एस एक्स में। देखो हुआ, x - 1 में x - 1/1 प्लस a प्लस एल एक्स, ये n/2 इंटू a प्लस एल होता है ना, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म है, लास्ट टर्म x - 1। या दूसरे शब्दों में मैंने जो दूसरा फॉर्म बताया x - 1 इंटू x/2, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फार्मूला, या n/2 इंटू a प्लस एल की फॉर्म में यूज करो, आंसर सेम आएगा। ओके ओके, इसको क्या लिखोगे 49/2 इंटू 1 + 49, इसको क्या लिखोगे x/2 इंटू 1 + x, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम। सरकार का दिया है कि 1/3 या से 1/2। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ।
ओके, ठीक है बेटा। तो आगे सिंप्लीफाई करना है, x इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स यहाँ आया, इनको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू आ जाएगी 35। विल यू कंप्लीट इट? Yes, sir. ओके, लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया? यस सर, 10:21 हो गए। Okay, then I'm concluding. Wait. Please wait.